जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे देश की फिजाओं में अब यही नारा गूंज रहा है। जी हां, बिहार सरकार ने जैसे ही भानुमती का पिटारा खोला, लगता है उसने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। वो छत्ता जिसमें हाथ लगाने से सभी डर रहे थे। इस देश ने मंडल की वो राजनीति देखी है जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने जब 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देने की बात की थी तो भूचाल आया था, बवंडर मचा था। दरअसल देश की जाति व्यवस्था शुरू से ही एक ऐसा संजीदा मसला रही है जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से बहुत सारी आवाजें उठती हैं। लेकिन बिहार सरकार की जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाने के बाद से एक बार फिर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी इस मुद्दे से अछूता नहीं है और यहां भी विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल जाति का जो मसला है वो दोनों ही पक्षों के लिए बहुत अहम होता चला जा रहा है। क्या कारण है कि राहुल गांधी लगातार हर सभा में पिछड़े वर्ग को यानी ओबीसी को खासतौर पर प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। संसद में जब अहम मुद्दों पर बहस चल रही होती है, महिला आरक्षण पर बहस चल रही होती है, तो वो कहीं से एक आंकड़ा ढूंढ कर ले आते हैं कि इस देश में 90 अफसर ऐसे हैं जो देश को चलाते हैं, लेकिन उसमें से केवल 3 ओबीसी से आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दरअसल कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारी जातियां जुड़कर भी उनका वोट बैंक एक बना रहे और INDIA के नाम से जो विपक्ष अब खड़ा हुआ है उसको ये समझ में आ गया है कि अगर जातियों में विभाजित करके जाति की राजनीति नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं है। ऐसे में NDA के घटक दल से ही सुभाषपा और अन्य दलों के माध्यम से भी जब जातिगत जनगणना की बात उठती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर जातिगत जनगणना का जो पिटारा खोल दिया है नीतीश कुमार ने और इसको उनका ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, इनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है नीतीश कुमार का, तो इसके प्रत्युत्तर में, इसके विरोध में या इसकी काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। दरअसल जब से ये पूरा मुद्दा उठा है जातीय जनगणना का, तब से ये बात की जा रही है कि इसकी सबसे बड़ी तोड़, इसकी सबसे बड़ी काट अगर भाजपा के पास, NDA के पास कुछ है तो वो है रोहिणी आयोग की। जी हाँ, रोहिणी आयोग का नाम लगातार चर्चा में आने लगा है पिछले कुछ दिनों से। इसीलिए आज amarujala.com पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रोहिणी आयोग क्या है और क्यों इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल रोहिणी आयोग की चर्चा इसलिए हो रही है कि इसके गठन की बात अक्टूबर में हुई थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और 2 अक्टूबर 2017 को ही जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सदस्यीय रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के उप वर्गीकरण की जांच करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश G रोहिणी की अध्यक्षता में बना था। उप वर्गीकरण का मतलब समझ लीजिए कि अगर OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से, अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से बहुत सारी जातियों को एक साथ एक कुनबे में रखा गया है, तो उसके भीतर भी कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनको तो उसका लाभ मिलता रहा OBC के आरक्षण का, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं भी मिला है। इसमें से किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला और उस विषमता को कैसे दूर करें, इसी का अध्ययन करना इस रोहिणी आयोग का प्रमुख लक्ष्य रहा है। सामाजिक वित्त और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार ही संविधान आयोग की इस रोहिणी आयोग की स्थापना की गई। दरअसल इस आयोग में OBC में आने वाली जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा को जांचना था और उसमें तय करना था कि अगर इस वर्गीकरण को नए तरीके से देखा जाए, नए मानदंडों के साथ देखा जाए, तो फिर किस तरीके से ये विभाजन ज्यादा लाभकारी OBC वर्ग के लिए हो सकता है। इस आयोग को एक मुख्य जो लक्ष्य दिया गया था वो ये था कि जो केंद्रीय सूची है जिसमें कई सारी प्रविष्टियां हैं जातियों के नाम पर, बहुत सारी जातियों का उसमें दर्ज है नाम, उनका अध्ययन करना इसका एक बड़ा उद्देश्य था। आयोग ने तमाम अस्पष्टताओं को, दोहरावों को, विसंगतियों को या अन्य जो उस सूची में गड़बड़ियां हैं उसको जांचने का भी जिम्मा इस आयोग को सौंपा गया था। दरअसल इस आयोग ने न्यायाधीश G रोहिणी की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर 2017 को ही काम करना शुरू कर दिया था। यानी 2 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, 11 अक्टूबर 2017 को काम करना शुरू कर दिया था और तब से OBC का उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ चर्चा करके, अन्य राज्यों के दौरे करके इस आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई 2000 तक बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल अपने नए तय समय में यह आयोग अपना काम पूरा नहीं कर पाया था और उसके बाद कोविड की महामारी आने के चलते भी देश भर के लॉकडाउन की वजह से इस आयोग का काम बाधित हुआ था और इसीलिए इस आयोग के कार्यकाल में 14 बार विस्तार दिया गया था। आखिरकार रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी
सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसने क्या सिफारिशें की है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने से उन जातियों या समुदायों से जुड़े सभी लोगों का फायदा होने की बात कही जा रही है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC की केंद्रीय सूची में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के पदों और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उनको वर्तमान OBC आरक्षण योजना का लाभ नहीं मिला है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि आयोग द्वारा OBC की केंद्रीय सूची में अभी तक हाशिए पर पड़े ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है जिससे उनको लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है तो फिर अभी तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार OBC के सभी वर्गों के बीच नौकरियों और केंद्र सरकार के संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लाभों के समान वितरण को लेकर विचार करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रिपोर्ट कब लागू होगी, क्योंकि क्या 2024 के चुनावों का इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया है, नीतीश कुमार ने जब 2 अक्टूबर के ही दिन, देखिए कितने दिलचस्प संयोग है, सारी राजनीति गांधी जी के नाम पर, जिन्होंने दरअसल जातियों को लेकर, छुआछूत को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर बहुत स्पष्ट और बहुत मुखर अवधारणा रखी थी, उन्हीं महात्मा गांधी के नाम पर जाति की राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती है। 2 अक्टूबर को ही रोहिणी आयोग का गठन हुआ। 2 अक्टूबर को ही नीतीश कुमार ने वो दिन चुना जब उन्होंने बिहार की जातीय जनगणना के सर्वेक्षण को सार्वजनिक किया। हालांकि बिहार से जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें केवल आंकड़े हैं, जातियों की संख्या है। पिछली बार जो जनगणना में आंकड़े सामने आए थे उसमें अभी कितना अंतर ये है, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण पहलू था कि इन सभी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि रोहिणी आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, सरकार ने अभी तक बताया नहीं है कि इन सिफारिशों में क्या है। राष्ट्रपति को सौंप दी गई हैं तो जाहिर है राष्ट्रपति को पता है, सरकार के पास भी जानकारी होगी। लेकिन सार्वजनिक नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी माना गया था कि इसके लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा था। सही समय क्या चुनाव हैं ये नहीं पता, लेकिन मीडिया में फिर भी कुछ छन कर जो जानकारी आई है वो पूर्णतः सत्य है कि नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने अपने अध्ययन में पाया है कि OBC में शामिल 2633 जातियों में से करीब 1000 जातियों को बीते 3 दशक में एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसका मतलब जिस उद्देश्य से रोहिणी आयोग का गठन किया गया था वही उसके जो जानकारियां हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन से उसमें सामने आया, प्रतीत होता है कि अगर 2633 जातियां OBC में सूचीबद्ध की गई हैं उसमें से 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको पिछले 3 दशक में यानी पिछले 30 सालों में इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है, तो ये बड़ी बात है। आरक्षण का 50% लाभ महज 48 जातियों के हिस्से में आया है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये रिपोर्ट, अगर सत्य है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है तो 50% लाभ आरक्षण का केवल 48 जातियों को, मतलब पहले तो 2633 में से 1000 जातियों को पिछले 30 साल में कोई लाभ मिला ही नहीं, उसके बाद भी पूरा जो आरक्षण है उसका 50% लाभ केवल 48 जातियों को मिला है, यानी कुल आरक्षण के 70% का लाभ भी महज 554 जातियों ने उठाया है। इसका मतलब रोहिणी आयोग की जो कुछ भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, जो तथ्य उन्होंने जांचे, उसमें जो भी जानकारी आई है वो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि जो बार बार एक विमर्श सामने रखा जाता है क्रीमी लेयर वाला, मलाई खाने वाली जातियों वाला, कि पिछड़ों में भी अगड़े, मतलब पिछड़े होने के कारण उनको लगातार आरक्षण का लाभ मिला, सरकारी नौकरियों में लाभ मिला, IAS IPS जैसी नौकरियों में लाभ मिला, और इस सारे लाभ के चलते चलते वो जातियों की 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां लगातार सामाजिक और आर्थिक स्तर से बेहतर होती चली गई। लेकिन ये कुछ ही जातियां हैं। आरक्षण कहने को सबके लिए लागू है, 2633 अगर जातियों के लिए लागू है तो उन समूची जातियों का उद्धार क्यों नहीं हुआ, वो सारी जातियां एक साथ आगे क्यों नहीं बढ़ी। अगर केवल उसमें से भी चंद लोगों को लाभ मिला है तो उसके उपवर्गीकरण की, यानी उसके और भी सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है। ये देखने की जरूरत है कि अगर सारी जातियों तक लाभ नहीं पहुंचा है तो व्यवस्था में दिक्कत कहां है। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात आती है तो फिर ये रोहिणी आयोग क्रांतिकारी एक कदम होगा आरक्षण की सारी बहस में। क्या ये रोहिणी आयोग दरअसल नीतीश कुमार ने जो सार्वजनिक की है रिपोर्ट उसका पलटवार होगा, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के ही भीतर कुछ लोगों का मानना है कि ये बूमरैंग भी हो सकती है रिपोर्ट, उल्टी भी साबित हो सकती है, और जातियों में विभाजित कर वोट बैंक को विभाजित करने की जो कोशिश विपक्ष कर रहा है, दरअसल उसी को मजबूती देने वाला ये कदम हो सकता है। इसीलिए
इस रिपोर्ट को अभी तक रोका गया है, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिए जाने के बाद अब रोहिणी आयोग चर्चा में आ गया है। हमने आपको बताने की कोशिश की कि रोहिणी आयोग क्या है। अगर आप इसका नाम अब सुनते हैं तो आपको amarujala.com के इस एक्सप्लेनर के माध्यम से पता लग जाएगा कि 2 अक्टूबर 2017 को अधिसूचना जारी हुई। 11 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। जुलाई 2023 में रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो कुछ भी जानकारियां अगर इस रिपोर्ट में हैं वो वही हैं, तो ये बहुत चौंकाने वाली भी हैं और ये पूरी आरक्षण व्यवस्था को ही नए सिरे से देखने और सोचने के लिए मजबूर करती है। इस पूरे मुद्दे पर आपको और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप लगातार देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।